क्या रणनीति है और कोई अंडर वैल्यूड स्टॉक अगर इस स्पेस पे बचा हो तो वो शेयर कीजिए। शैल जी, देखिए, जो मैकेंजी ने इसकी समीक्षा की ये पर्टिकुलर सेक्टर की, और इसकी जो खूबी ये है कि हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज बनता हुआ उभरता हुआ दिख रहा है इसमें। और मैं जो एक सिंपल सरल भाषा में अगर कुछ चीज समझा तो वो ये है कि चाइना से लेके जो तकलीफें थी ग्लोबली लोगों को, चाइना से जो केमिकल्स आते थे और उपयोग में आते थे, उसमें आप देखिए हिंदुस्तान की कंपनी इसलिए सक्रिय हो सकती है क्योंकि ये बैच बेसिस पे बनती है, बैच मोड में बनती है, प्रोसेस इंडस्ट्री है, इसमें बहुत ज्यादा स्केल नहीं चाहिए होता, लेकिन आपको स्पेशलिटी चाहिए होती है। तो ये थोड़ा सा केमिकल की स्पेस में एक जो कॉम्पोजिशन है उसकी वजह से हिंदुस्तानी कंपनी वहां पे कारोबार ज्यादा करती आ रही है या सक्सेसफुल हो रही है, जहां पे बैच मोड में प्रोसेस इंडस्ट्री में आपको जो टेक्नोलॉजी आप अपनी डेवलप करके लो कॉस्ट बेसिस पे भी बना पाते हैं। अब कंपनीज कौन सी है जो, देखिए, अब आरती इंडस्ट्रीज में से एक सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है, जो कुछ ही साल पहले छोटी सी मानी जाती थी, माइक्रो कैप थी, आज वो 22-24 हजार करोड़ मार्केट कैप पे है, 1000 करोड़ का प्रॉफिट एबिटा दिखाती है, 600 करोड़ प्रॉफिट दिखाती है। तो ऐसी बिजनेसेस में आपको बहुत बड़ा एक स्ट्रेंथ, बड़ी स्केलेबिलिटी आते हुए दिखेगी, जो चाइना प्लस जिसको हम लोग कहते हैं कि चाइना से ना लेके हिंदुस्तान से लेने की बात हुई। अब जो छोटी छोटी कंपनी इतनी सारी, जो सुमित ने जैसे कहा कि इतना बड़ा सेक्टर है कि इसमें आपको पॉलीमर से लेके फूड, फ्रेग्रेंसेस, पेंट में जो जाने वाली कंपनीज, इस टाइप की इतनी सारी चीजें मिलती हैं कि अगर आप एक एक हर सेगमेंट से भी लें तो भी आपके पास 25 स्टॉक की बास्केट हो जाएगी। तो मेरा मानना ये है, रिकमेंडेशन ये है, राय ये कि आप इसमें बास्केट बनाइए, जो लीडर्स है उसके साथ रहिए। तो एग्रो केमिकल्स में मैंने पहले एक बार नाम लिया था सुमिटोमो कॉर्पोरेशन का, जापान से आई हुई कंपनी, उसने हिंदुस्तान में एक्सेल को अक्वायर किया, उसको डेवलप किया और आज अपने सारे प्रोडक्ट्स धीरे धीरे करके यहाँ पे बनाने की शुरुआत की। तो सुमिटोमो हो गया, आरती इंडस्ट्रीज हो गया। आपको अगर थोड़ी सी बड़ी कंपनी प्रेफर करें तो एक एसआरएफ है, अभी कुछ समय से थोड़ा साइडवेज चल रहा है, पर वहां पे भी आपको बहुत बढ़िया एक मूव मिलेगा। और छोटी कंपनीज जो होती है, जो माइक्रो कैप्स, जिनको हम 1000 करोड़ के नीचे की जो कंपनीज को देखते हैं, उसमें मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं जगह है री रेटिंग की। तो वहां पे आप अपनी वो बना सकते हैं चॉइस के हिसाब से, अपनी होराइजन के हिसाब से, क्योंकि कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो शॉर्ट टर्म में ना चल के थोड़ा लंबे समय में चलेंगी जैसे जैसे उनका स्केल आ जाएगा। सो आई थिंक देयर इज अ ह्यूज मार्केट। एप्कोटेक्स करके एक कंपनी है, नोसल है, आपने देखा, जो टायर्स के लिए सप्लाई करती है, उन्होंने अपनी क्षमता बढ़ाई, आज वो एक बहुत बड़ा ग्लोबल प्लेयर बन चुका है। सो इस टाइप की कंपनीज में आप करिए जहां मार्केट लीडरशिप है उस पर्टिकुलर सेगमेंट में। तो उस लिहाज से आई थिंक मैकेंजी ने आंखें आपकी सबकी, हमारी सबकी खोली इस बात के लिए कि अभी भी अंडर वैल्यूड है या अंडर ओन्ड है ये कंपनीज। तो इसमें थोड़ा थोड़ा पोर्टफोलियो में एलोकेशन आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो का 8-10% जो है इन कंपनीज में मिला के कर सकते हैं। स्टॉक आपके जहन में हो तो चलिए, देखिए, मुझे जब फर्टिलाइजर्स की बात होती है तो इसमें जो थोड़े से कोर फर्टिलाइजर या फुल प्योर प्ले फर्टिलाइजर कंपनीज हैं, उनके नाम लेने के बजाय मुझे हमेशा ये लगता है कि राय ये रहेगी, जैसे जीएसएफसी है। अब जीएसएफसी का हम लोग नॉर्मली जिक्र ज्यादा नहीं करते, बट जीएसएफसी के पास अंडरलाइंग इक्विटी कई अच्छी कंपनीज की है, इंक्लूडिंग जीएनएफसी। तो जो जीएनएफसी में केमिकल्स के वजह से चमक आई हुई है, उसका भी आपको फायदा मिलेगा। और फर्टिलाइजर के स्पेस में भी ये बहुत आगे है, और वन ऑफ द बेस्ट एरियाज जहां ग्रोथ आपको मिल रही है, जो इसका जो फुटप्रिंट जहां पे है जीएसएफसी का, वो ये है कि गैस का डिपेंडेंस और फर्टिलाइजर में जो इनपुट साइड की जो स्ट्रीमलाइनिंग हो रही है, वो जो भी कंपनीज पोर्ट के नजदीक प्रोडक्शन करेंगी, रोड ट्रांसपोर्ट से लिंक्ड है, वहां पे आपको सबसे फायदा होगा। तो मुझे लगता है एक अंडर वैल्यूड कंपनी अगर आपको चुननी हो तो ये एक है। आरसीएफ में डाइवेस्टमेंट का वो ट्रिगर है, मैंगलोर केमिकल फर्टिलाइजर में रीस्ट्रक्चरिंग का है। तो सब में अलग अलग रीस्ट्रक्चरिंग या कोई इस टाइप के ट्रिगर्स की वजह से है चमक। लेकिन प्योर प्ले अगर आपको कोई इस फर्टिलाइजर की वजह से, फर्टिलाइजर के बलबूते कुछ ग्रो होने की उम्मीद अगर हो, तो सबसे ज्यादा मुझे लगता है जीएसएफसी में आ सकती है। चलिए, तो जी पीछे कारण शैल जी, दो चीजें बहुत खास जो सरकार को समझ आई, उन्होंने समझाया भी हमको बजट में, वो ये है कि अगर हमको हमारी आत्मनिर्भरता को लेके, एक्सपोर्ट पोटेंशियल को लेके कुछ चीज करनी है या आगे एक्सपेंशन करना है, तो रेलवे का बहुत ही बड़ा अहम रोल इसमें रहता है। और
एक चीज आपको याद रही, रेल फ्रेट के चार्जेस जैसे जैसे डीजल महंगा होता जाता है वो और कंपेटिटिव होते जाते हैं। तो ये जो हमेशा एक जो बैलेंस इक्विलिब्रियम जो आने में समय लगता है कि रेल फ्रेट से माल भेजा जाए या बाय रोड भेजा जाए, वो जो रहता है उसमें अभी पलड़ा थोड़ा सा रेल फ्रेट का मुझे लगता है स्ट्रांग है। और जिस हिसाब से हमारे एक्सपोर्ट्स इतने, ये अपने पोर्ट्स इतने डेवलप हो रहे हैं, आपका ये फ्रेट कॉरिडोर की शुरुआत जैसे हो रही है, तो रेलवे का तो बहुत बड़ा काम रहेगा। राइट्स में जो खासियत है, जो आपने बहुत सही चुना है ये स्टॉक, क्योंकि पैंडेमिक में आईआरसीटीसी को थोड़ा सा लॉकडाउन की वजह से वो मायूसी छाई वहां पे, क्योंकि आपका ट्रेनें चलनी बंद हो गई, टिकटिंग काफी हद तक कम हो गई। राइट्स का जो बिजनेस है और जो ऑर्डर बुक है वो अगले 2-2.5 साल के लिए इनके पास पूरी तरह से काम है। उसके ऊपर मार्जिन डिफाइंड है, विजिबिलिटी ऑफ अर्निंग इज फैंटास्टिक। और दूसरी चीज ये है कि ये टेक्निकल नो हाउ जो इनके पास है, एक पीएसयू होने के उसमें हम लोग को नॉर्मली लगता है कि ये लोग क्या कर पाएंगे, नया क्या करेंगे, लेकिन इनके पास जो नो हाउ है वो बहुत ही उम्दा है ऑन अ ग्लोबल स्केल ऑल्सो। सो आई थिंक एक बहुत बढ़िया कंपनी है। छोटी कंपनी इसलिए कि इसमें एसेट लाइट है, इसके खुद के एसेट्स नहीं होते, कंसल्टेंट ज्यादा है, तो उस लिहाज से ये आपको मार्केट कैप के नजरिए से थोड़ी छोटी लग रही होगी, बट पोटेंशियल इसका बहुत ज्यादा है। एज ए डिस्क्लोजर आईपीओ के टाइम से मैं भी इसको होल्ड करता आया हूं और मुझे बहुत पसंद है ये कंपनी इसी वजह से कि इसकी ग्रोथ आगे चल के बहुत ही एक स्ट्रेट लाइन सेक्युलर ट्रेंड जिसको हम कहते हैं कि उतार चढ़ाव के बिना आपको अच्छी खासी हासिल हो सकेगी। जो आया था ये स्टॉक उस पोटेंशियल का नहीं कर पाया जिसकी उम्मीद थी। उसके बाद रेलटेल की लिस्टिंग हुई, कोई री रेटिंग आप आईआरएफसी में देखते हैं क्या? बिल्कुल, इनफैक्ट मैंने शुक्रवार के दिन हमारे सिस्टर चैनल सीएनबीसी बाजार पे एक प्रोग्राम में हिस्सा लिया था। वहां पे मैंने इसका जिक्र किया था एज अ लॉन्ग टर्म बेट कि जब पीएसयूज में री रेटिंग जब आ रही है, और ये जुमा अभी नई एक पीएसयू हमारे पास लिस्टेड स्पेस में आई है, इसको समझने में थोड़ी सी मुश्किल यहां आ रही है लोगों की, क्योंकि इसका जो बिजनेस मॉडल है वो बड़ा अनइंस्पायरिंग सा लगता है कि इसमें क्या तेजी आ सकती है या क्या उत्तेजना आएगी। ये करते क्या है कि जो बजटरी एलोकेशन के अलावा रेलवे के पास जो रेलवे की जो रिक्वायरमेंट है वैगन्स की या कोचेस की, उसको ये लोग फंड करते हैं। तो दो चीज हो गई, एक तो आपके पास अश्योर्ड ग्रोथ है और आपके पास गारंटी है सरकार की, रेलवे मिनिस्ट्री की, कि भाई ये पैसे आपको मिलेंगे। तो एज एन एनबीएफसी, एज ए फाइनेंसिंग कंपनी, दे विल पार्टिसिपेट इन दिस ग्रोथ। तो ये जो रिटर्न जनरेट कर पाएंगे, पैसा कम कॉस्ट पे रेज करते हैं और आता है इनके पास जो है रेलवे से, वो एक अच्छे रेट पे आता है। तो मेरे हिसाब से जो स्प्रेड्स हैं ये काफी हद तक यील्ड बेस्ड हो जाएगा, डिविडेंड देते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे। और बुक वैल्यू मुझे याद हो करीब यही 25-26 रुपए के आसपास है और वहीं मिल रहा है आपको। सो बुक वैल्यू पे कोई सरकारी कंपनी मिल रही है, वो बहुत बड़ी बात है। और आगे चल के इसकी री रेटिंग जरूर होगी, पर थोड़ा सा समय इसको लग सकता है लोगों को समझने में और इसकी तरफ कैपिटल एलोकेशन आते हुए। बट डेफिनेटली ये एक अनडिस्कवर्ड सा स्टॉक है और आपके पोर्टफोलियो में अगर इसको रखा है आपने या ऐड करना चाहते हैं तो बेशक करिए। यतिन जी भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। उन्होंने इस पे डिविडेंड पर एक बहुत अच्छी बात कही, राय आपकी आईआरएफसी पर? नहीं, बिल्कुल शैल जी, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्ले है। इसमें कोई इमीडिएट बेसिस पे कोई खास ऐसी कोई चीज आनी नहीं है, ना ट्रिगर होना है कि इसकी वजह से कोई चेंज हो जाए, लेकिन ये एक्यूमुलेशन इसका मेरे हिसाब से बहुत बड़े पैमाने में होगा। इस कारण से कि जो यतिन ने जो बात कर रहे हैं जो डिविडेंड की, इतनी अच्छी डिविडेंड यील्ड, डिपेंडेबल बिजनेस, गवर्नमेंट की बैकिंग, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई इश्यू नहीं, और स्केलेबिलिटी तो गजब की है ही है। सो ऐसे जो फीचर्स होते हैं ये आपके इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट वाले बहुत होते हैं, और आज फ्लोट कम होने की वजह से आपने अभी तक ये देखा नहीं है, बट जल्दी आपको इसमें देखेंगे आप एक्यूमुलेशन होने लगेगा, ब्लॉक्स होने लगेंगे और फिर अपने आप इस पे भी थोड़ा सा हो जाएगा। और हमारे साथ टेक्निकल एक्सपर्ट जो हैं उनके चार्ट्स पे भी ये ब्रेकआउट है, जिसको जो आप कहते हैं, वो भी आना शुरू हो जाएगा। बट अभी फिलहाल ये थोड़ा सा डॉर्मेंट है और आईपीओ के प्राइस को क्रॉस करने की वजह से लोगों को एक थोड़ी सी रिलीफ मिली होगी, जिनके पास है और चिंता में होंगे, क्योंकि माहौल है कि आईपीओ के बाद हर चीज इतनी भाग रही है और ये पीछे पड़ा हुआ था। सो आई थिंक इट्स प्लेइंग कैच अप, बट बहुत बढ़िया लॉन्ग टर्म बेसिस पे पोर्टफोलियो में रह सकता है। केमिकल्स की तेजी हम लोग कमाई के अड्डे से शुरू में ही ट्रैक कर रहे हैं और अब दीपक फर्टिलाइजर लगभग 215 रुपए पर, राय आपकी? शैल जी, दीपक नाइट्राइट तो एक जिसको कहते हैं मतलब ड्रीम रन रहा। ये केमिकल इंडस्ट्री का टाटा मोटर्स है, बट
एक चीज याद रखिए कि इसमें जो लोग लेके बैठे हैं वो इतने नीचे के लेवल्स पे लेके बैठे हैं कि वो भाव जब ऊपर जा रहा है तो किसी को रिस्क बेचने का टेंशन या जल्दबाजी नहीं होती। लेकिन कोई एडवर्स डेवलपमेंट इसमें होता है या रिवर्सल आता है तो आप ये याद रखिए स्टॉक में फिर बेचने वाली लिस्ट भी बहुत लंबी हो जाएगी लोगों की। तो इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक उस जोन में जा रहा है जहां पे री रेटिंग होगी, रुकेगी, कंसोलिडेट होगा, फिर पॉजिटिव बिजनेस न्यूज फ्लो आएगा तो उसके बाद होगा। तो ये स्टेज पे मेरे पास अगर होता तो मैं प्रॉफिट बुक करने की चेष्टा जरूर करता। जहां तक दीपक फर्टिलाइजर की बात है वो एक अंडरलाइंग बिजनेस इनका है, स्ट्रांग है, इसमें थोड़ा रब ऑफ इफेक्ट आपको दीपक नाइट्राइट का भी है, बट उसके पास जो बाकी के जो बिजनेस है थोड़े से उसकी वजह से थोड़ा सा डाइल्यूशन रहता है। तो अगर प्योर केमिकल प्ले आपको अगर करना है तो दीपक नाइट्राइट बहुत बढ़िया है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। पुराना अगर लेके रखा है तो होल्ड कर सकते हैं, और अगर नया लेने की चेष्टा करें तो मैंने जैसे कहा और कई नाम हैं जिनमें अभी आना बाकी है इस टाइप का मूव। दीपक नाइट्राइट माइट बी बिट टू एक्सपेंसिव इस स्टेज पे खरीदने के लिए, फ्रेश खरीदारी करने के लिए। पुराना है, अच्छा प्रॉफिट है तो थोड़ा प्रॉफिट भी लिया जा सकता है। चलिए फिलहाल ये की कल्चर वो बहुत पॉजिटिव होता है। तो मुझे लगता है अभी भी सीमेंट एज ए कमोडिटी बहुत ही बढ़िया उसमें पोजीशन में है, और जिस हिसाब से प्राइस हाइक्स भी वो लोग अब्सॉर्ब कर पा रहे हैं, दे रहे हैं मार्केट में, और कोई चिंता नहीं दिखाई जा रही, वो बहुत एक बड़ी चीज होती है। तो सीमेंट इज अ प्ले। और आज ऑफ कोर्स टायर स्टॉक्स थोड़े से खबरों की वजह से रहेंगे, जो थाईलैंड से जो एंटी डंपिंग ड्यूटी की मांग की थी उसको खारिज किया गया है। बट टायर स्टॉक्स में अगर कोई गिरावट आती है इस न्यूज के वजह से तो लेने का मौका रहेगा। सीमेंट में मैंने आपको पहले भी कहा है, जो साउथ की जो सीमेंट कंपनीज है जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ और हाउसिंग दोनों का अच्छा मिश्रण आपको मिल रहा है, उसमें से इंडिया सीमेंट देख सकते हैं आप फ्रॉम अ ट्रेडिंग बेट, और फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग बेट डेक्कन सीमेंट। पहले भी बात हुई हमारी इस पे, बट अभी भी मुझे लगता है कि यहाँ पे वैल्यूएशन डिस्कवरी जो है वो अच्छे बड़े पैमाने पे आ सकती है। तो दो प्रकाश दीवान साहब से, प्रकाश जी बताइए किस हिसाब से आप मारुति को देख रहे हैं? यहां पर एक अच्छा उछाल हमें वापस 6,900 से 7,200 की तरफ आता हुआ दिखा है। चलिए देखिए, मारुति की जो अंडरलाइंग स्ट्रेंथ है वो तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे इंटैक्ट है ही है। इन्होंने पिछले 6 महीने में कुछ मार्केट शेयर लूज किया, खास करके जो एसयूवी, कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में जो नए प्लेयर्स आए, आपके किया मोटर्स ने किया, ह्युंडई की क्रेटा की वजह से हुआ, टाटा मोटर्स के अग्रेशन से काफी फर्क पड़ रहा है। लेकिन मारुति के लिए जो सबसे बड़ी, मतलब ये मैं थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात से कर रहा हूं कि नजरिए से बता रहा हूं कि मेरी राय ये है कि अगर इनका एक छोटा सा मॉडल है, जिप्सी का छोटा वेरिएंट है जिसको आप जिमनी के नाम से जानते हैं, इन्होंने उसका एक्सपोर्ट शुरू किया है। और आप देखिए कल की भी मारुति की कमेंट्री में एक्सपोर्ट के ऊपर दबाव ज्यादा था, प्रभाव ज्यादा था, क्योंकि उनका फोकस एक्सपोर्ट्स पे, खास करके इस मार्केट्स में जहां पे उनके लिए प्रोडक्शन लेवल्स बढ़ा के भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं वो, क्योंकि उन्होंने क्षमता अपनी सबसे ज्यादा बढ़ाई हुई है ऑटो स्पेस में। और अगर बिक्री नहीं होगी, खास करके सेमीकंडक्टर्स की वजह से वेटिंग 2.5-3 महीने का चल रहा है उनके रनिंग मॉडल्स पे भी, वो थोड़ी चिंता वाली बात है। तो कहीं कोई ऐसा महीना आया जब सेल्स थोड़े से डिप हुए तो मारुति पे थोड़ी सी नेगेटिव असर आ सकती है, और वो असर, वो पर्टिकुलर सिचुएशन आपको लॉन्ग टर्म बेसिस पे लेने के लिए डेफिनेटली बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनेगी। और जैसे मैंने कहा, इसकी बेस्ट मूव आएगी आफ्टर दिस न्यू मॉडल इज लॉन्च। जो स्विफ्ट ने इनके लिए जादू किया था कुछ सालों पहले, वही चीज ये पर्टिकुलर मॉडल भी कर सकता है हिंदुस्तान के मार्केट में जैसे ही लॉन्च होगा। तो उस पर निगाहें मेरी टिकी हुई है कि कब वो आता है, कब उसके प्लान्स अनाउंस होते हैं, और उस लिहाज से इसको तब लेने की चेष्टा करूंगा, नॉट एट दिस पॉइंट इन टाइम।